हेलो दोस्तों, आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। आज हम बताएंगे आपको कापा ये क्यों इंडस्ट्री में यूज़ होता है, इसका पर्पज़ क्या है, इसे कौन बनाता है और इसे कब बनाते हैं। साथ ही साथ हम थोड़ा सा 8D का जिक्र करेंगे, जिसे G8D भी बोलते हैं। तो आओ दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। कापा, इसका पूरा नाम है करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन। मतलब ये अभी पहले कापा चलता था, अभी जो ISO 9001 जो रिवाइज हुआ 2015 में, उसके बाद से कापा में से PA हट गया है। बेसिकली क्यों हट गया है वो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहले आते हैं हम CA करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन नाम से ही पता चल रहा है किसी चीज़ को करेक्शन करने के लिए जो एक्शन लिया जाएगा, दैट इज़ करेक्टिव एक्शन। अब इसमें क्या करेक्टिव एक्शन की डेफिनेशन है एज पर स्टैंडर्ड। इसकी स्टैंडर्ड की जो डेफिनेशन है, टू प्रिवेंट द रीअकरेंस ऑफ द इवेंट। अगर कोई प्रॉब्लम आई है, उसको दोबारा आने से रोकने के लिए जो हमने एक्शन लिया, तो उसे हम कहते हैं करेक्टिव एक्शन। अब ये करेक्टिव एक्शन कब लेते हैं, कहाँ कहाँ लेते हैं, अब अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद फिर ये PA क्या है, क्योंकि इंडस्ट्री में अभी भी कापा ही इस्तेमाल होता है। तो PA अभी नहीं है, कापा पहले बनाया जाता था इसको। अब PA इनिशियल स्टेज में रहता है। तो ये कब बनता है? PA का मतलब होता है प्रिवेंटिव अकरेंस, यानी कि प्रॉब्लम आने की अभी संभावना है, आई नहीं है, उससे पहले अगर हमने कोई एक्शन लिया, उसे बोलते हैं प्रिवेंटिव एक्शन। स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसे डेफिनेशन है, टू प्रिवेंट द पोटेंशियल अकरेंस ऑफ द प्रॉब्लम या इवेंट। जब कोई समस्या आने वाली है, उसके लिए हम जो एक्शन लेते हैं एडवांस में, प्रॉम्प्ट एक्शन, उसे बोलते हैं प्रिवेंटिव एक्शन। तो जो हमने रिस्क बेस्ड थिंकिंग इसमें अभी ISO 9001 में ऐड हुआ है, उसका पर्पज़ ही ये है, आपको कोई भी इवेंट होने से पहले उसके जितने पोटेंशियल है उसको रिस्क एनालिसिस में कवर करने हैं और उसको पहले ही एक्शन लेना है। अब दोस्तों, इसमें करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन कब लेते हैं, कौन कौन से जगह पे लेते हैं, तो वो बताते हैं। करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन बेसिकली किसी भी कंपनी में 3 स्टेज पे जो अबनॉर्मलिटीज़ आती हैं। सबसे पहले हमारी कस्टमर कंप्लेंट। अगर कोई कंप्लेंट आई है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इमीडिएट बेसिस पे करेक्शन करना होगा, कस्टमर को बताना होगा कि ये हमने करेक्ट कर लिया है, और इमीडिएटली उसके एंड पे एक बंदा भेज के सारा मटेरियल कंटेनमेंट कराना होगा, और हमारे एंड पे भी जो बना हुआ है उसको भी, और इन ट्रांजिट में भी। अब इसके बाद आता है कि हमने ये एक्शन लिया 3 स्टेज पे, और इससे पहले हमारे को इन प्रोसेस में भी जो मटेरियल बन रहा है उसको भी प्रिवेंट करना है आगे बनने के लिए। तो अभी जो मटेरियल बनने वाला है, तो हमने जो एक्शन करेक्शन में कन्वर्ट किए, अब और यहाँ पे हमें करेक्टिव एक्शन कहाँ लेना है, जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है। अगर ये प्रोसेस हो रहा है और वहाँ से प्रॉब्लम स्किप हो रही है, तो पहले हमें अकरेंस को रोकना है। तो अकरेंस को रोकने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसका या तो ब्रेनस्टॉर्मिंग या इशिकावा या फिशबोन या कोज एंड इफेक्ट डायग्राम, तीनों नामों से इसको जानते हैं, उसके अनुसार हमें सारे 6M पे पहले एनालाइज करना है कि ये प्रॉब्लम किस वजह से आई है। तो उसका एक्चुअल रूट कोज जब आ जाएगा, तब हमें उस पर एक्शन लेना है। और जब रूट कोज का उल्टा होता है आपका जो एक्शन, दोनों को रिलेट कर रहे हैं, तभी वो रूट कोज का करेक्टिव एक्शन है। अदरवाइज वो प्रॉब्लम दोबारा आई है तो आपने फर्स्ट टाइम में रूट कोज नहीं एनालिसिस किया। इसके बाद आता है हमारा 3rd स्टेज, जो हमारी कंपनी में इनकमिंग मटेरियल आता है। सपोज दैट हमने कोई मटेरियल बनाया और वो इनकमिंग सप्लायर से ही गलत आया, और वो हमने मैन्युफैक्चरिंग में अपने प्रोसेस में भी बना दिया और कस्टमर एंड पे भी चला गया। तो ये हमारी स्टेज है 3री, जहाँ पे हमें सप्लायर से करेक्टिव एक्शन लेना है कि आपके यहाँ पे क्यों बना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और हम ये करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन कहाँ कहाँ ले सकते हैं कापा, तो हमारे जो ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं वहाँ ले सकते हैं, हमारा किसी और तरीके की कोई भी प्रॉब्लम जनरेट हो रही है तो वहाँ पे ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब ये 8D हमने जिसके बारे में बताया, ये क्या होता है? 8D बेसिकली ग्लोबल 8D है। ये ग्लोबल 8D फॉर्मेट जो है अडोप्टेबल है एनी इंडस्ट्री के लिए, और जिसे कापा, कई बार उसे YY एनालिसिस, कई बार उसे A3, कई नाम से जानते हैं।
और उसको कस्टमर कंप्लेंट के रूप में कभी भी दे सकता है कि आपने जो है करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन नहीं दिया, तो उसको हम जनरल टर्म में कापा बोलते हैं और ग्लोबली इसको G8D बोलते हैं। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो आपको बताते हैं। G8D में एक आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है जिसका एक स्टेप्स रहते हैं, 8 स्टेप। सबसे पहले आता है आपको क्या करना है, टीम डिफाइन करनी है, कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें कंसर्न डिपार्टमेंट है जिनसे ये प्रॉब्लम जा सकती है, जैसे क्वालिटी, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, टूल रूम, परचेज, सप्लायर और अदर डिपार्टमेंट जो रिक्वायर्ड है। इसके बाद हमने जब टीम डिफाइन करी तो इसके बाद हमारे को प्रॉब्लम डिस्क्राइब करनी है कि जो हमारी कस्टमर वॉइस है और हमारे प्रोसेस में जिस तरीके से फिनोमिना हो रहा है तो उसको हमें डिफाइन करना है कि प्रॉब्लम डिस्क्रिप करनी है। और इसी प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में हमें 5W और 1H को कवर करना है कि प्रॉब्लम कहाँ आई, प्रॉब्लम किसने पकड़ी, प्रॉब्लम कैसे चली गई, प्रॉब्लम कितनी आई है। तो ये सारे व्हान, व्हाट, वाई, वेयर और विच, किसके द्वारा ये प्रॉब्लम गई है, ये सारी पांचों चीज़ें हमें इसमें ऐड करनी है। हाउ, कितने पीसेस उसे मिले, हाउ मैन्युफैक्चर, ये कैसे बन गया था, ये सारी चीज़ें हमें इसके प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में डालनी। इसके बाद आता है हमारा D3। यहाँ पे हम कंटेनमेंट एक्शन की बात करते हैं, जो मैंने आपको कापा में बताया था। हमारे पास कितना मटेरियल बना रखा है, कस्टमर एंड पे कितना मटेरियल पहुंच गया और हमारे इन ट्रांजिट में कितना, वो जाके हमें सब कस्टमर एंड पे रोकना है, आगे ना जाए वो प्रॉब्लम, और अपने एंड पे इमीडिएट एक्शन लेना है। दोनों जगह पे पैरेलल हमें काम करना है और इन ट्रांजिट में है तो उसे भी रोकना। अब इसके बाद आता है जब हमने कंटेनमेंट एक्शन लिया तो इसके बाद स्टेप 4 आता है। स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं रूट कोज से। उसके लिए हम इशिकावा डायग्राम, जिसे इशिकावा, फिशबोन और कोज एंड इफेक्ट डायग्राम भी बोलते हैं, दोनों जगह पे हम कई जगह एक्शन लेने होते हैं। अकरेंस क्यों हुआ और आउटफ्लो क्यों हुआ, कि हम पकड़ क्यों नहीं पाए और ये बन के चला क्यों गया। इसके बाद आता है हमें इस जो एक्शन लिए D4 में उन कोजिज को हमें वैलिडेट करना है। कई बार उसे वाई से भी कर सकते हैं, नहीं हम सिमुलेशन कर सकते हैं। जो भी हमने कोजिज आइडेंटिफाई किए पोटेंशियल कोजिज होंगे। अब जो कोज सिमुलेट होके उससे प्रॉब्लम गई है तब हमें उसका एक्चुअल रूट कोज फाइंड आउट होगा। अब हमने क्या करना है, चूज इसमें से करेक्टिव एक्शन। जो हमने एक्शंस अभी डिफाइन किए वाई एनालिसिस से, उनको हम में से एक्शन को चूज करना है। चूज करने के बाद क्या करना, हमें परमानेंट एक्शंस लेने हैं जो हमारे करेक्टिव एक्शन चूज किए हैं। परमानेंट एक्शन मीन्स अभी हमारा जो है सब जगह देखेंगे 2 स्टेज पे काम करते हैं कि अकरेंस क्यों हो गया और आउटफ्लो क्यों हो गया, यानी कि बना क्यों था और पकड़ा क्यों नहीं गया। तीसरी स्टेज और इन्वॉल्व है जो बहुत सारी कंपनियां अडोप्ट कर चुकी है कि ये सिस्टम में कैसे बाईपास हुआ। हम ये लिखें ऑपरेटर नेग्लिजेंसी, ऑपरेटर एरर, ये सब अब सिस्टम में नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सिस्टम पे जाना है कि वहाँ पे क्यों नहीं पकड़ा गया, क्या हमने ट्रेन मैन पावर रखा था, क्या उस ऑपरेटर को ये चीज़ें पता थी, या क्या हमने ऐसा डिटेक्शन पहले लगा रखा था कि ये प्रॉब्लम हाँ डिटेक्ट हो जाए आगे ना बढ़ पाए, क्या हमने सिस्टम में ये चीज़ें एडजस्ट की थी, नहीं की थी। तो हमें PFM में कंट्रोल प्लान, WI, प्रोसेस शीट, जहाँ भी एनेक्सचर, जहाँ भी एप्लीकेबल है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट, अदर कोई भी चेक शीट है, उनके अंदर ये हमें एडजस्ट करना। इसके बाद जब हमने परमानेंट करेक्टिव एक्शन ले लिया तो इसके बाद हम एक चीज़ और करते हैं कि परमानेंट एक्शन को वैलिडेट करके देखते हैं कि ये परमानेंट एक्शन वैलिड है या नहीं है। तो उसको वैलिडेट करने के लिए हम उसको इफेक्टिवनेस मॉनिटर करते हैं। जो हमने एक्शन लिए, परमानेंट एक्शन इम्प्लीमेंट किए, अब वो इफेक्टिव है। अब इसके बाद क्या रहता है, जो हमने सारा काम कंप्लीट कर दिया, अब हमें स्टैंडर्डाइजेशन भी इसमें देना है कि कहाँ कहाँ पे डॉक्यूमेंट इफेक्टिव हैं, उन सबको चेंज करना है जब हमारा इफेक्टिव एक्शन इम्प्लीमेंट हो जाता है। साथ के साथ हमें हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट देखना है कि इस तरीके के और फैमिली पार्ट या इसका सिमिलर पार्ट और कौन सा है, तो उस पर भी ये एक्शन ले लेना। ये नहीं वेट करनी कि अब ये उसमें प्रॉब्लम आएगी तब हम एक्शन लेंगे। लास्ट वन D8, इसमें टीम को रिकॉग्नाइज करना है। जिनको हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था उन सबको बुला के समझाना है, बताना है कि हमने जो एक्शन लिया था उसका ये रिजल्ट है और उसका इफेक्टिवनेस ये है।
इसको हम PDCA भी बोलते हैं। अगर फिर से प्रॉब्लम जनरेट हो रही है और हमारा इफेक्टिव एक्शन नहीं हुआ तो हमें दोबारा से स्टार्ट करना, इसका मतलब हमने रूट कॉज आइडेंटिफाई नहीं किया, क्योंकि प्रॉब्लम का उल्टा रूट कॉज होता है। साथ के साथ हमें इसके FMA, कंट्रोल प्लान, प्रोसेस फ्लो चार्ट, इन सब को भी रिवाइज करना है। गेज लिस्ट, MSA, SPC, इनको भी हमें स्टडी करना है। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये नई वीडियो पसंद आई होगी। देखो, जो भी क्वालिटी में काम करता है, किसी भी इंडस्ट्री में काम करता है मैन्युफैक्चरिंग में, उनको 8D और कापा के बारे में थोरोली पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो फिर आपको आगे अपनी स्किल अपग्रेडेशन करने में फ़ायदा मिलता है और आप इमीडिएटली कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगी है वो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए लगी है। अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाई है, उसकी प्रॉब्लम है वहाँ नहीं जा रही, सेम चीज़ हम इन हाउस प्रॉब्लम के लिए भी ले सकते हैं, सेम चीज़ हम अपने सप्लायर के यहाँ भी डेवलपमेंट के लिए ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।